नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद रोशन सर में। विद्यार्थियों, जो हमारा अध्याय तीसरा चल रहा है हमारी क्लास 12th की जो बुक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था का, तो तीसरा जो अध्याय है हमारा भू संसाधन एवं कृषि। इसमें जो पहले जो क्लासें हो चुकी हमने भू संसाधन के बारे में हमने पढ़ा और भारत के अंदर कृषि के प्रकार हैं, कृषि की ऋतुएं हैं, उन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है पिछली क्लासों के अंदर। आज हम मुख्य रूप से हम बात करेंगे कृषि के बारे में। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज जो हमारी बात होगी मुख्य रूप से कृषि से संबंधित बात होगी। और आपको पता है कि हमारा जो देश है भारत, वो एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ मानसून की जो ऋतु का जो प्रभाव होता है वो यहाँ की कृषि के ऊपर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हमें। और देश की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जीविका निर्वाह कृषि जो है उसका प्रकार यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और मुख्य रूप से जो भारत में है वो खाद्यान्न जो फसलें हैं वो खाद्यान्न फसलें मुख्य रूप से यहाँ पर बोई जाती हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे, आज हम बात करेंगे खाद्यान्न फसलों के बारे में और देखेंगे कि खाद्यान्न फसलों में कौन कौन सी फसलें हैं यहाँ पर बोई जाती हैं और मुख्य जो फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं। अब आगे के जो क्लासें हैं उसी के बारे में बात करेंगे। तो आज के क्लास के अंदर हम मुख्य रूप से बात करेंगे खाद्यान्न फसलों के बारे में और अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को भी हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग हैं वो कैसे उनको बांटा जाता है, तो उसके आधार पर हम बात करेंगे। कितने खाद्यान्न का उत्पादन भारत के अंदर किया जाता है, कितने क्षेत्र के ऊपर बोया जाता है, उन सब के बारे में हम वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज का जो क्लास है विद्यार्थियों वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है, खाद्यान्न फसलों से संबंधित है। देखिए, भारत के अंदर अधिकांश जो पॉपुलेशन है वो आपको पता है कि खाद्यान्न के ऊपर निर्भर है और ज़्यादातर भाग के ऊपर खाद्यान्न ही बोया जाता है। अगर हम बात करें देश के समस्त बोए गए क्षेत्र की, यानी कि जितने भाग के ऊपर कृषि की जाती है उस समस्त बोए गए क्षेत्र का 2/3 जो भाग है उसके ऊपर कौन सी फसलें बोई जाती हैं विद्यार्थियों, खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, तो देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। तो 2/3 भाग क्या मतलब क्या है यहाँ पर विद्यार्थियों, लगभग 66% जो भाग है उसके ऊपर कौन सी फसलें बोई जाती हैं, खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अनाज की संरचना के आधार पर हम खाद्यान्नों को दो भागों के अंदर बांटते हैं। छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि अनाज की संरचना के आधार पर हम खाद्यान्नों को कितने प्रकारों में बांटते हैं। तो अनाज की संरचना के आधार पर याद रखना है कितने भागों में बांटते हैं हम फसलों को, दो भागों के अंदर खाद्यान्नों को बांटते हैं। कौन कौन से हैं, एक तो अनाज और दूसरा कौन सा है, दालें, यानी कि दाल और अनाज। तो खाद्यान्न अनाज को संरचना की दृष्टि से हम कितने भागों में बांटते हैं विद्यार्थियों, दो भागों के अंदर हम बांटते हैं उसको। एक तो क्या है अनाज और दूसरा क्या है दालें। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके बारे में, अनाज और दालों के बारे में अलग अलग से बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में विद्यार्थियों, अनाज के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो, भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर अनाज बोया जाता है विद्यार्थियों, तो 54% भाग के ऊपर क्या बोया जाता है, अनाज बोया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के खालिस्तान भाग पर अनाज बोए जाते हैं तो आपको कितना बताना है विद्यार्थियों, 54%। ये डाटा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 54% भाग पर अनाज बोए जाते हैं। और भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत अनाज बोता है, 11% अनाज का उत्पादन करता है। पूरे विश्व के अंदर जितने अनाजों का उत्पादन होता है उसका 11% उत्पादन कौन सा देश करता है, हमारा देश भारत करता है। ठीक है, और भारत पूरे विश्व के अंदर अनाज उत्पादन की दृष्टि से अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है और अनाज उत्पादन में तीसरे नंबर पे कौन है विद्यार्थियों, तो तीसरे नंबर पे है हमारा देश भारत है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, एक तो भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर क्या बोया जाता है, अनाज बोया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्या याद रखना है कि विश्व का लगभग कितना प्रतिशत, 11% अनाज का उत्पादन कौन सा देश करता है, भारत करता है। और ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, अमेरिका व चीन के बाद में भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। ठीक है, तो भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के 54% भाग पर अनाज बोया जाता है और विश्व का 11% उत्पादन अनाज का भारत करता है और अमेरिका व चीन के बाद में कौन सा स्थान है, इसका तीसरा स्थान है। आगे देखो, भारत विभिन्न प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है। भारत के अंदर क्योंकि भारत एक विशाल आकार का देश है, विविध प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जिस जलवायु में जौन सी फसल हो सकती है, जौन से अनाज का उत्पादन हो सकता है, वो अनाज उस क्षेत्र के अंदर बोया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरे भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के जो अनाज हैं वो बोए जाते हैं। और विभिन्न प्रकार की जो ऋतुएं हैं, हमने पिछली क्लास में हमने कृषि ऋतुओं के बारे में बात की थी।
और आपको पता है कृषि ऋतुएं 3 हैं, एक तो खरीफ की है, एक रबी की है, जायद है, और उनके अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं वो भारत के अंदर बोई जाती हैं। ठीक है, तो भारत विभिन्न प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है जिन्हें हम 2 प्रकारों से बांट सकते हैं। एक तो होता है उत्तम अनाज और दूसरा कौन सा होता है विद्यार्थियों, मोटे अनाजों में बांटते हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार के जो अनाज बोए जाते हैं उनको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है उत्तम अनाज और दूसरा कौन सा होता है मोटा अनाज। उत्तम अनाज में हम किसको रखते हैं विद्यार्थियों, जो हमारे यहाँ की अधिकांश जो आबादी है यानी कि अधिकांश जो जनसंख्या है जिस अनाज को काम में लेती है वो अनाज क्या कहलाते हैं, उत्तम अनाज कहलाते हैं। और उत्तम अनाज कौन से हैं विद्यार्थियों, एक चावल और एक गेहूं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के जो अनाजों का उत्पादन होता है उसको हमने उत्तम अनाजों में और मोटे अनाजों में बांटा है। तो उत्तम अनाज कौन से हैं, चावल और गेहूं। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तम अनाजों के उदाहरण लिखिए तो क्या हो जाएगा, चावल और गेहूं। और मोटे अनाज हम किसको कहते हैं विद्यार्थियों, तो मोटा अनाज क्या है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, रागी है। तो मोटा अनाज नाम याद रखना है, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये सारे के सारे कैसे अनाज हैं, मोटे अनाज हैं। ठीक है, और उत्तम अनाज कौन से हैं, चावल और गेहूं। ठीक है, तो ये बातें थी हमारी किससे संबंधित, अनाज से संबंधित। एक बार दोबारा से देखो, खाद्यान्न फसलों की हम बात करें तो भारत का कुल जो बोया गया क्षेत्र है उसके 2/3 भाग के ऊपर क्या बोई जाती हैं, खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। अनाज की संरचना के आधार पर हमने खाद्यान्नों को कितने भागों में बांटा है विद्यार्थियों, 2 भागों के अंदर। और एक क्या है अनाज और दूसरा क्या है दालें, दालों के अंदर। फिर भारत के अंदर अनाजों की अगर हम बात करें तो कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर, तो 54% भाग के ऊपर क्या बोया जाता है, अनाज बोया जाता है। और विश्व का कितना प्रतिशत अनाज का उत्पादन करता है भारत, 11% अनाज का उत्पादन करता है। और विश्व के अंदर इसका स्थान कौन सा है अनाज उत्पादन में, तो तीसरा स्थान है। पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चीन और तीसरे नंबर पे कौन है, भारत। फिर हम बात करें कि भारत के अंदर जो विभिन्न प्रकार के जो अनाज बोए जाते हैं उन अनाजों को हम कितने कैटेगरी में बांटते हैं, 2 कैटेगरी में। एक कौन सा है उत्तम अनाज, उत्तम अनाज में कौन कौन से आएंगे विद्यार्थियों, चावल और गेहूं। और दूसरा कौन सा है मोटे अनाज, मोटे अनाजों में क्या आएगा, ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी। तो मोटे अनाज कौन से हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप एक बार लिख दीजिए ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। और विश्व के कितने भाग के ऊपर अनाज का उत्पादन होता है, 11%। कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिखना। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम मुख्य जो फसलें हैं भारत के अंदर कौन सी फसलें बोई जाती हैं। और पहली जो फसल है हमारी विद्यार्थियों वो कौन सी है, चावल। जो प्रमुख फसल भी है भारत की, चावल की जो फसल है वो अधिकांश जो जनसंख्या है हमारे यहाँ की सबसे ज़्यादा जिस खाद्यान्न का प्रयोग करती है, जिस अनाज का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है भारत देश के अंदर, वो फसल कौन सी है हमारी, चावल। यानी कि हम चावल का जो उपयोग है खाने के रूप में सबसे ज़्यादा करते हैं। अब आप सोचोगे कि सर हम तो करते ही नहीं है, हम तो गेहूं ज़्यादा खाते हैं। तो हमारे क्षेत्र के अंदर गेहूं का उत्पादन होता है इसलिए हम यहाँ पर गेहूं खाते हैं, लेकिन अधिकांश जो राज्य हैं वहाँ पर चावल का उत्पादन भी होता है और चावल का उपयोग भी वहाँ पर क्या किया जाता है, ज़्यादा किया जाता है। तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि भारत की जो अधिकतर जो जनसंख्या है, भारत की अधिकतर जनसंख्या कौन से भोजन के रूप में किसका उपयोग करती है, चावल का उपयोग करती है। यानी कि आपको याद ये रखना है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जिस अनाज का प्रयोग किया जाता है खाने में वो कौन सा है, चावल है। दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, गेहूं आएगा। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन सा है, चावल। अब बात करते हैं कि जो चावल की जो फसल है ये कैसी ऋतु की फसल है भाई, ये उष्ण और आर्द्र कटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है ये, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय। यानी कि उष्ण इसको गर्मी भी चाहिए और आर्द्र मतलब इसको नमी की मात्रा भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो ये कैसी फसल है विद्यार्थियों, उष्ण और आर्द्र कटिबंधीय फसल है। और उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फसल है वो आपके कौन से ऋतु में बोई जाती है विद्यार्थियों, खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। आपको ये भी ध्यान रखना है ये कौन सी ऋतु की फसल है, ये खरीफ की ऋतु की फसल है। क्योंकि हमने पहले भी बात की खरीफ की जो फसलें हैं उनके बारे में। तो चावल की जो फसल है वो कौन सी ऋतु में बोई जाती है, मुख्य रूप से खरीफ की ऋतु में बोई जाती है। क्योंकि गर्मियों में और मानसून के आगमन के साथ में, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसके आगमन के साथ में कौन सी फसलें बोई जाती हैं, आपकी खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, तो ये चावल की जो फसल है मुख्य रूप से खरीफ के मौसम में बोई जाती है। फिर हम बात करें कि भारत के अंदर चावल की जो फसल है वो कहाँ पर की जाती है, तो भारत का एक बहुत बड़ा जो एरिया है उसके अंदर चावल की फसल बोई जाती है। अगर हम बात करें इसकी जो कृषि है वो कहाँ पर की जाती है विद्यार्थियों, तो इसकी कृषि समुद्र तल से 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक, यानी कि समुद्र का जो तल है उस तल से 2000 मीटर की ऊंचाई तक वाला जो भाग है उसके ऊपर की जाती है ऊंचाई तक। एवं पूर्वी भारत के
आर्द्र भागों से लेकर के उत्तरी पश्चिमी भारत के सिंचित क्षेत्रों, यानी कि पूर्वी जो भारत है उसके आर्द्र जो भाग है, यानी कि जहाँ पर बारिश क्या होती है, ज़्यादा होती है, आर्द्रता ज़्यादा मिलती है, उन क्षेत्रों से लेकर के और उत्तरी पश्चिमी भारत के सिंचित क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर बारिश तो कम होती है लेकिन यहाँ पर किसकी सुविधा है विद्यार्थियों, सिंचाई की सुविधा है यहाँ पर। तो यहाँ पर पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उत्तरी राजस्थान है, हमारे राजस्थान के अंदर भी इसकी कृषि की जाती है, गंगानगर हनुमानगढ़ वाला जो एरिया है वहाँ पर इसकी कृषि की जाती है, क्योंकि वहाँ पर नहरों के माध्यम से क्या होती है, सिंचाई होती है। ठीक है, तो इसकी कृषि यहाँ पर की जाती है। तो इसकी जो कृषि है समुद्र तल से 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक एवं पूर्वी भारत के आर्द्र भागों से लेकर के उत्तरी पश्चिमी भारत के सिंचित क्षेत्रों पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में इसकी खेती की जाती है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि चावल की विभिन्न प्रकार की किस्में पाई जाती हैं। लगभग 3000 से भी अधिक इसकी किस्में हैं जो पूरे भारत के अंदर इनका उत्पादन किया जाता है। जिस क्षेत्र के अंदर जिस किस्म का उत्पादन ज़्यादा होता है उस क्षेत्र के अंदर उसी किस्म को बोया जाता है। तो लगभग चावल की कितनी किस्में हैं विद्यार्थियों, 3000 से भी अधिक किस्में हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र हैं जहां पर चावल का उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ राज्य, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जलवायु की अनुकूलता पाई जाती है और जलवायु की अनुकूलता की वजह से वहां पर पूरे वर्ष में 2 से 3 फसलें वहां पर बोई जाती हैं। तो कौन से क्षेत्र हैं ऐसे विद्यार्थियों, देखो, एक तो पश्चिमी राज्यों तथा पश्चिमी जो बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती हैं। चावल की कितनी फसलें बोई जाती हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर 2 या 3 फसलें यहाँ पर बोई जाती हैं। पश्चिमी नहीं है, ये दक्षिणी राज्य है। तो दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिमी बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती हैं। आपको पता है विद्यार्थियों, दक्षिणी जो भारत है, दक्षिणी भारत के अंदर अगर हम बात करें तो दक्षिणी भारत में जो जलवायु है वो एक समान ही पाई जाती है, सम जलवायु पाई जाती है और गर्म जलवायु पाई जाती है वहाँ पर। और आपको पता है चावल भी कैसे मौसम की फसल है, उष्ण यानी कि गर्म प्रदेशों की फसल है। और उसके लिए क्या चाहिए, आर्द्रता चाहिए बस उसके लिए, या तो आर्द्रता वहाँ पर बारिश के रूप में बारिश ज़्यादा है या फिर वहाँ पर सिंचाई के लिए सुविधा हो। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर किसकी फसल बोई जाती है, चावल की फसल बोई जाती है। तो दक्षिणी राज्यों की अगर हम बात करें, स्पेशली दक्षिणी राज्य और पश्चिमी बंगाल, यहाँ पर जलवायु की अनुकूलता होने की वजह से 2 से 3 फसलें एक कृषि वर्ष में ली जाती हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है, दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिमी बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती हैं। फिर एक बात जो ध्यान रखनी है आपको पश्चिमी बंगाल की, कि पश्चिमी बंगाल में चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं, यानी कि एक कृषि वर्ष के अंदर चावल की कितनी फसलें बोई जाती हैं, वहाँ पर 3 फसलें ली जाती हैं वहाँ पर। और इनके नाम क्या हैं विद्यार्थियों, ओस, अमन और बोरो है। ओस, अमन, बोरो, ओस, अमन, बोरो, ये क्या है, ये पश्चिमी बंगाल में चावल की जो 3 ऋतुएं हैं उन तीनों ऋतुओं के अंदर चावल बोया जाता है। और इनको किस नाम से जानते हैं हम, ओस, अमन, बोरो, ओस, अमन, बोरो। एक बार कमेंट बॉक्स में आप लिखो कि पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें कौन सी हैं, तो ओस, अमन, बोरो, ओस, अमन, बोरो, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। और ये जो प्रश्न है ओस, अमन, बोरो वाला, ये आपका जो अभी सप्लीमेंट्री का एग्जाम हुआ है कक्षा 12 का, उस सप्लीमेंट्री के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया, ओस, अमन, बोरो क्या है। तो ओस, अमन, बोरो क्या है विद्यार्थियों, ओस, अमन, बोरो है पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें। तो किसमें 3 फसलें हैं ये, तो चावल की 3 फसलें हैं, ओस, अमन, बोरो। तो अगर प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि ओस, अमन, बोरो क्या है, तो क्या लिखोगे, ये चावल की फसलें हैं ये। अगर आपसे पूछे कि पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें ली जाती हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, तो ओस, अमन, बोरो, ओस, अमन, बोरो। प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, आपके न्यू टाइप वाला छोटा प्रश्न। ठीक है, तो दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती हैं। और स्पेशली अगर हम किसी क्षेत्र की बात करें, पश्चिम बंगाल है, उसके पास में असम है, उसके पास में इधर उड़ीसा है, वहाँ पर चावल की एक कृषि वर्ष के अंदर 3 फसलें ली जाती हैं, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, ओस, अमन, बोरो। किस नाम से जानते हैं विद्यार्थियों, ओस, अमन, बोरो। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अब भारत के अंदर जो चावल का उत्पादन है उसको देखते हैं हम। भारत विश्व का कितना प्रतिशत, 22.7% चावल का उत्पादन करते हैं। पूरे विश्व में चावल का जो उत्पादन होता है उसका 22.7% जो चावल है उसका उत्पादन कौन सा देश करता है, भारत करता है। ये बात ध्यान रखनी है, भारत विश्व का, ये रिक्त स्थान की पूर्ति में भी आ सकता है, भारत विश्व का खालिस्तान चावल उत्पादन करता है। तो कितना चावल उत्पादन करता है विद्यार्थियों, तो 22.7% चावल का उत्पादन करता है। तो भारत विश्व का 22.7% चावल का उत्पादन करता है। फिर बात करें हम कि चावल उत्पादन में पूरे विश्व में कौन से स्थान के ऊपर है भारत, तो दूसरे स्थान पे है।
पहले नंबर पे कौन है? चीन, और दूसरे नंबर पे कौन है? भारत। यानी कि विश्व के अंदर चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश तो कौन सा है? चीन, और दूसरे नंबर पे कौन सा है? भारत। भारत पूरे विश्व के चावल का कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? तो 22.7%। कितना करता है? 22.7%। यही क्लास में याद हो जाएगा। पूरे विश्व के अंदर चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। और कितना उत्पादन करता है? 22.7%। यानी कि पूरे विश्व में चावल का जितना उत्पादन होता है उसका 22.7% जो चावल है उसका उत्पादन कौन सा देश करता है? भारत करता है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि भारत के अंदर जो पश्चिम बंगाल जो राज्य है, पश्चिम बंगाल है, असम है, उड़ीसा है, वहाँ पर तीनों फसल ऋतुओं में, तीन फसल ऋतुएं कौन सी हैं? खरीफ, रबी और जायद। तीनों में ही क्या बोया जाता है? चावल बोया जाता है। और क्या बोला जाता है उसको? ओस, अमन और बोरो बोला जाता है। ओस, अमन, बोरो। क्यों बोए जाते हैं? तीनों मौसमों में क्यों बोई जाती है? क्योंकि वहाँ की जलवायु क्या है? इसके अनुकूल है, गर्म है और क्या है? उष्ण और आर्द्र है, इसलिए वहाँ पर तीन फसलें बोई जाती हैं। फिर हम आगे बात करते हैं, भारत का चावल उत्पादन में चीन के बाद कौन सा है? दूसरा स्थान है। फिर देश के कुल बोए गए क्षेत्रफल के, देश में कुल जो बोया गया क्षेत्र है, यानी कि फसलों के अंतर्गत कुल बोया गया जो क्षेत्र है उसके 1/4 भाग पर बोया जाता है। 1/4 भाग के ऊपर कौन सी फसल बोई जाती है? चावल बोया जाता है। तो 1/4 का मतलब क्या हो गया कि 25% भाग पर क्या बोया जाता है? चावल। यानी कि जितने क्षेत्र के ऊपर कृषि की जाती है उसके 25% भाग पर क्या बोया जाता है? चावल बोया जाता है। और पूरे विश्व का उत्पादन का कितना होता है? 22.7%। ये बात ध्यान रखनी है। तो देश के अंदर कुल बोया गया जो क्षेत्रफल है उसका 1/4 भाग पर क्या बोया जाता है? चावल बोया जाता है। 1/4 भाग का मतलब क्या है? 25% भाग पर कौन सा फसल बोई जाती है? चावल बोया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, प्रमुख उत्पादक राज्य इसके कौन कौन से हैं? अब ये देख लेते हैं प्रमुख उत्पादक राज्य चावल के कौन कौन से हैं। तो प्रमुख उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और तीसरे नंबर पे कौन सा है? पंजाब। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है विद्यार्थियों? पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश। तीसरे नंबर पे कौन सा है? पंजाब। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ठीक है। तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं? प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब हैं। फिर अगर हम बात करें प्रति हेक्टेयर उत्पादन की, किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रति हेक्टेयर उत्पादन की। दो प्रकार के उत्पादन हैं, एक प्रति हेक्टेयर उत्पादन और एक कुल उत्पादन। कुल उत्पादन का मतलब तो ये होता है विद्यार्थियों कि पूरे राज्य के अंदर उत्पादन कितना है। तो ये तो क्या हो गया? कुल उत्पादन। प्रति हेक्टेयर उत्पादन का मतलब है कि जैसे 1 बीघा का खेत है तो 1 बीघा के खेत में कितना उत्पादन हो रहा है? 10 बोरी हो रही है, 15 बोरी हो रही है, 20 बोरी हो रही है। तो जैसे मान लो पंजाब राज्य है तो पंजाब राज्य के अंदर 1 बीघा का जो खेत है उसके अंदर 15 बोरी चावल की होती है। लेकिन पश्चिमी बंगाल जो राज्य है वहाँ पर 1 बीघा के खेत में कितना? 10 बोरी हो रही है। तो प्रति बीघा के हिसाब से अगर हम बात करें, प्रति बीघा में ज़्यादा उत्पादन कहाँ हो रहा है? पंजाब में हो रहा है, क्योंकि 1 बीघा में वहाँ तो 15 बोरी हो रही है और पश्चिमी बंगाल में कितनी हो रही है? 10 बोरी हो रही है। लेकिन कुल उत्पादन की बात करें हम, यानी कि पूरे राज्य के अंदर कुल उत्पादन की बात करें तो फिर किसका स्थान आता है? पश्चिम बंगाल का आता है। और अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बात करें या प्रति बीघा के हिसाब से बात करें तब किसका नंबर आता है? पंजाब का आता है। तो दोनों ही प्रश्न अलग हैं। तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन पूछे तब तो हमें क्या बताना है? पंजाब। प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है? तो पंजाब करता है। प्रमुख उत्पादक राज्य यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है पश्चिमी बंगाल। ठीक है। तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य तो है पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पे कौन है? उत्तर प्रदेश। और तीसरे नंबर पे कौन है? पंजाब। अगर हम बात करें प्रति हेक्टेयर उत्पादन की तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पंजाब। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात कर रहे हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे हरियाणा, फिर है आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, पश्चिम बंगाल व केरल राज्य में अधिक है। इसका मतलब ये वो राज्य हैं जहां पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है? ज्यादा होता है। तो पहले का आपको याद रखना है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पहले नंबर पे कौन है? पंजाब। दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु, तीसरे पे हरियाणा, चौथे पे है आंध्र प्रदेश। ठीक है। अगर हम बात करें कुल उत्पादन की तो पहले नंबर पे है पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे है पंजाब। आगे देखते हैं हम, ये जो 4 राज्य हैं पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, इन चारों राज्यों के अंदर जो चावल का जो उत्पादन होता है वो वहाँ सिंचाई की सुविधाओं की वजह से उसका विकास हुआ है। यानी कि यहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं अच्छी हैं। पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और आंध्र प्रदेश के अंदर सिंचाई की वजह से यहाँ पर चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है? ज़्यादा होता है।
फिर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो पंजाब और हरियाणा के अंदर यहाँ पहले चावल का उत्पादन नहीं होता था, यानी कि चावल के उत्पादन के लिए यहाँ अनुकूल दशाएं नहीं थी। लेकिन आपको पता है हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति होने के बाद से पंजाब और हरियाणा के अंदर चावल का उत्पादन शुरू हुआ। तो हरित क्रांति आने के बाद 1966-67 में हरित क्रांति आई और उसके बाद में 1970 ईस्वी के बाद में यहाँ पंजाब और हरियाणा में कौन सी फसल बोई जाने लगी? चावल की फसल बोई जाने लगी। ठीक है, हरित क्रांति क्या है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ा, कौन से क्षेत्रों के ऊपर प्रभाव पड़ा, कौन सी फसलों के ऊपर प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी आपको ये ध्यान रखना है कि पंजाब और हरियाणा जो राज्य है यहाँ पर चावल की फसल पहले नहीं बोई जाती थी, लेकिन 1970 के दशक के बाद में यहाँ पर चावल की फसल बोई जाने लगी। उसका कारण क्या है? हरित क्रांति। फिर हम बात करें यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के अंदर चावल उत्पादन के लिए, एक तो वहाँ की जो जलवायु है या वहाँ पर हरित क्रांति के प्रभाव की वजह से एक तो उत्तम किस्म के जो बीज हैं उनका विकास हो गया, और इसके साथ में जो कीटनाशक हैं उनका प्रयोग होने लग गया, उर्वरकों का प्रयोग होने लग गया। और एक यहाँ की जो जलवायु है, पंजाब और हरियाणा की जो जलवायु है ये शुष्क जलवायु है, और इस शुष्क जलवायु होने की वजह से यहाँ जो फसल, जो चावल की जो फसल है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या पाई जाती है? ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर चावल का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होने लग गया। तो पंजाब और हरियाणा के अंदर चावल उत्पादन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं भाई? एक तो हरित क्रांति के प्रभाव की वजह से यहाँ पर चावल का उत्पादन हो रहा है, दूसरा उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग किया जा रहा है, अधिक उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है, और अधिक जो कीटनाशक हैं कीटनाशकों का प्रयोग वहाँ पर किया जा रहा है, और शुष्क जलवायु होने की वजह से यहाँ पर रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा में चावल का उत्पादन हो रहा है। प्रारंभ में नहीं होता था, लेकिन 1970 के बाद से यहाँ पर चावल का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बातें थी हमारी किससे संबंधित थी विद्यार्थियों? चावल से संबंधित थी। अब चावल से संबंधित जो बातें हमने की हैं, अब इसको मैप के अंदर भी हमें देखना है कि मैप के अंदर चावल का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है। अगर प्रश्न हमसे पूछ लेता है कि चावल से संबंधित बड़ा प्रश्न पूछ लेता है तो भारत में चावल क्या जो फसल है उसके लिए अनुकूल क्षेत्र कौन कौन से हैं, कहाँ चावल का उत्पादन होता है, तो उससे संबंधित अगर प्रश्न आ जाए तो हमें पूरा प्रश्न जो है वो याद होना चाहिए। ठीक है, तो नक्शा बना करके हमें नक्शे में भी पता होना चाहिए कि चावल का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं इसको। इधर देखते हैं अपन पहले खाद्यान्न फसलों की, तो देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर? 2/3 भाग पर। कमेंट बॉक्स में लिखना है कि 2/3 भाग का मतलब क्या होता है? खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। अनाज की संरचना के आधार पर हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों के अंदर बांटते हैं। कौन कौन से हैं? एक अनाज और दूसरा कौन सा है? दालें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको क्लासें पसंद आ रही हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाइए ताकि सभी बच्चों को इसका क्या मिल सके? लाभ मिल सके। ठीक है, तो अनाज की संरचना के आधार पर हम खाद्यान्नों को कितने भागों में बांटते हैं विद्यार्थियों? 2 भागों के अंदर इनको बांटते हैं, एक तो अनाज और दूसरा कौन सा है? दालें। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में? सबसे पहले अनाज के बारे में। कुल बोए गए क्षेत्र के 54% भाग पर क्या बोया जाता है? अनाज बोया जाता है। भारत विश्व का कितना प्रतिशत? 11% अनाज का उत्पादन करता है, और अमेरिका व चीन के बाद कौन सा स्थान है इसका? तीसरा स्थान है। और भारत में विभिन्न प्रकार के अनाजों का उत्पादन किया जाता है जिन्हें उत्तम अनाज और मोटे अनाज में बांटा जाता है। उत्तम अनाज हम किसे कहते हैं? मोटे अनाजों में किस किस को शामिल किया जाता है उनके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर हमने चावल की बात की। चावल की बात में हमने जो प्रमुख जो बात है, एक तो खरीफ की मौसम में ये बोई जाती है। पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसलें ओस, अमन, बोरो बोई जाती हैं। भारत विश्व का 22.7% चावल उत्पादन करता है, और भारत का चावल उत्पादन में चीन के बाद कौन सा स्थान है विद्यार्थियों? दूसरा स्थान है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं कि भारत के नक्शे के ऊपर चावल का उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो आप भी अभ्यास जो है वो मैप के अंदर आपको करना है, कौन कौन से राज्यों के अंदर चावल का उत्पादन किया जाता है, कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर चावल का उत्पादन किया जाता है। आपको जो भारत का जो नक्शा है वो आपको भरना आता होगा। अगर आपको नहीं आता है तो उसको ज़रूर सीख लीजिए आप, क्योंकि अगर भारत के नक्शे के अंदर आपको राज्यों के बारे में नहीं पता है तो फिर आप बहुत सरलता से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको सीखने के लिए, समझने के लिए आपको भारत का नक्शा आना चाहिए। ठीक है, तो भारत के नक्शे के अंदर जो राज्य हैं उन राज्यों को भरना आपको आना चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ पर है उसके बारे में। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम यहाँ पर भारत का नक्शा बना करके कि भारत में इसका उत्पादन जो है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। यहाँ एक रफ मैप बना लेते हैं अपन, और इसके माध्यम से हम सीखेंगे कि भारत में जो चावल का उत्पादन है वो कौन से क्षेत्रों के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने भारत का मैप बना करके अब इसमें देखेंगे चावल का जो उत्पादन है वो प्रमुख रूप से कहाँ किया जाता है।
एक तो चावल का जो उत्पादन है वो प्रमुख रूप से ये वाला जो एरिया है आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ आपको पता है विद्यार्थियों कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र के अंदर ये प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है ये प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र है। ये तटवर्ती जो भाग है यहाँ पर चावल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र की उष्ण है और आर्द्र है। आपको पता है ये वाले क्षेत्र के अंदर चावल का उत्पादन अधिक होता है। फिर हम बात करें कि गौण क्षेत्र इसके कौन से हैं, तो गौण क्षेत्र आप जानते हो विद्यार्थियों, इधर की बात करें हम, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तरी राजस्थान है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ये वाला जो भाग है यहाँ पर गौण उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो तटवर्ती जो भाग है, तटवर्ती भागों के अंदर चावल का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर पंजाब हरियाणा की, ये वाला जो भाग है ये पंजाब हरियाणा, और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला जो तटीय जो भाग है, यहाँ पर जो चावल का जो उत्पादन होता है वो किसकी वजह से होता है विद्यार्थियों, सिंचाई की वजह से, यानी कि सिंचाई सुविधाओं की वजह से यहाँ पर चावल की फसल ज़्यादा बोई जाती है। ठीक है, फिर हम बात करें प्रति हेक्टेयर उत्पादन की, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन करता है, पंजाब और हरियाणा। पंजाब है, तमिलनाडु है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चावल का उत्पादन क्या किया जाता है, ज़्यादा किया जाता है। और चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है विद्यार्थियों, तो यहाँ चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ये आपका यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर चावल की 3 फसल ऋतुओं के अंदर बोया जाता है, जिसको किस नाम से जानते हैं हम, अमन, ओस, बोरो। किस नाम से जानते हैं, अमन, ओस, बोरो के नाम से जानते हैं। तो ये भारत के अंदर चावल उत्पादक क्षेत्र है, चावल उत्पादक क्षेत्र। नक्शा बना करके आप अगर सीखोगे इसको तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, और भारत के अंदर कहाँ कहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो आपको इसका जो अभ्यास है वो नक्शे के ऊपर जरूर करना है विद्यार्थियों। और आगे भी जो हम बात करेंगे जिन फसलों के बारे में, उन फसलों के बारे में हम देखेंगे कि भारत के अंदर उनका उत्पादन कहाँ कहाँ किया जाता है, और बहुत ही सरल भाषा के अंदर हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आई होंगी, और इनको आप नोट्स फॉर्म में अगर उतारना चाहो तो नोट्स फॉर्म में भी उतार सकते हो। और ज़्यादातर जो बातें हैं हमने इसकी सीख ली हैं, पूरा का पूरा जो मटेरियल है हमारा वो याद भी हो गया है हमें, और एक बार आप इसको रिवीजन करेंगे तो ये अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे की बात करते हैं हम अगली क्लास के अंदर। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।